हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम होगा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी भूमिका क्या है। तो आइए दोस्त, इसकी पूरे विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। भूमिका में पढ़ेंगे, आप अपने आसपास के जीवित पदार्थों का प्रेक्षण करते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर में भी रहते हैं। आइए इसके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। हॉलैंड के एंटोनी वान लीवनहोक, जो 1683 ईस्वी में लार दांत के तल से सफ़ेद स्राव और मल के जल का स्वयं द्वारा बनाए गए आरंभिक सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण किया। उसने पाया कि इनमें बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जंतु होते हैं। एक और हॉलैंड के ही वैज्ञानिक एहरनबर्ग 1829 ने इन्हें जीवाणु का नाम दिया। वे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म प्राणी शास्त्र या सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ उपस्थित रहते हैं। ये मिट्टी, जल तथा वायु में पाए जाते हैं। इनकी संख्या हमारे द्वारा देखे जाने वाले पौधों व प्राणियों की संख्या से भी बहुत अधिक होती है। ये छोटे जीव विभिन्न आकार के होते हैं। सबसे छोटे जीव का आकार कुछ माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर होता है। बड़े जीवों को एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी या आवर्त लेंस द्वारा भी देखा जा सकता है, जैसे अमीबा। तो दोस्त, अमीबा को भी हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। ये उदाहरण में एक जीव अमीबा से 3000 गुना छोटा है। यदि जीवाणु का आकार एक चींटी के समान हो तो अमीबा का आकार एक हाथी के समान होगा। सूक्ष्म जीवों के आकार में इतना बड़ा अंतर होता है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति यानी इसकी उपस्थिति कहाँ पे है, कैसे है, मिट्टी के अंदर, जल के अंदर, वायु के अंदर कैसे है दोस्त, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि पहले कहा गया है कि मिट्टी में, जल में और वायु में सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, गर्म या ठंडे भोजन, गर्म और बर्फीला जल, उच्च लवणीय जल, गंधक या कार्बनिक पदार्थ जैसे मल युक्त जो हो उस जल पे, जहाँ पे कूड़ा कचरा काफ़ी ज़्यादा हो उस जल पे, रेगिस्तानी मिट्टी, दलदल जहाँ दलदली ज़्यादा क्षेत्र हो वहाँ पे, बर्फ़ आदि। कुछ सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के सड़ते हुए मांस पर रहते हैं, जिन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत संख्या में हमारे शरीर में भी रहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा की सतह पर, हमारी नाक में, मुंह में,
दूसरे प्राकृतिक द्वारों तथा आंतों में कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारी आंतों में रहते हैं, हमारे सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों की निम्नलिखित 2 श्रेणियां होती है। पहला श्रेणी है मुक्तजीवी सूक्ष्म। जो सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अपने आप प्रजनन करते हैं, वे मुक्तजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण, मिट्टी में 50 मिलियन जीवाणु होते हैं। अधिक संख्या में मृत मुक्तजीवी जीवाणु कार्बनिक भोजनयुक्त प्राकृतिक आधार में पाए जाते हैं। मृत पौधों तथा जंतुओं के अवशेष ह्यूमन्स में अपघटित हो जाते हैं। अर्थात दोस्त, मृत परजीवी दोस्त जो सड़े गले स्थानों पे, जिनमें पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा बनते हैं। ह्यूमन्स भूमि की उर्वरता तथा जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। अगला हेडिंग है परजीवी सूक्ष्म। जो सूक्ष्म जीव किसी विशेष जीव के बिना नहीं रह सकते हैं, वे परजीवी सूक्ष्म कहलाते हैं। जैसे कि जो सूक्ष्म जीव किसी विशेष जीव के बिना नहीं रह सकते हैं, जो दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो क्या है? परजीवी सूक्ष्म। ये सामान्यतः उन जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपने भोजन तथा आश्रय के लिए जिन जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जिनके ऊपर डिपेंड हैं, जिनके ऊपर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं कि हाँ हमारा वही भोजन लाएंगे, हर चीज़ व्यवस्थित करेंगे, उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसको बोलते हैं परपोषी, जो दूसरे पे आश्रित हो। उसके बाद से पुट यानी साइड्स। इन सूक्ष्म जीवों के बारे में एक तथ्य यह है कि ये बहुत कठोर होते हैं। इनमें से कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसे अत्यधिक तापमान और सूखे में भी बाह्य कठोर परत, जो कि पुटी कहलाती है, में जीवित रहते हैं। इनके अंदर ये क्या होते हैं? विद्यमान और जीवित रहते हैं। इस रक्षात्मक कवच या सिस्ट में ये सुप्त अवस्था में अनुकूल परिस्थितियों के आने तक रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये रक्षात्मक कवच से बाहर आते हैं, गुणन करते हैं और अपने जीवन चक्र में चले जाते हैं। पुनः वह उसी चक्र में चले जाते हैं जहाँ पे ये पहले विद्यमान रहते हैं। एक सूक्ष्म जीव एक कोशिका के रूप में अथवा कोशिका के समूह में रह सकता है। सूक्ष्म जीव सजीवों के लिए लाभदायक और हानिकारक होते हैं। हम इस अध्याय में इस बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों की बृहद समूह, यानी सूक्ष्म जीवों के 5 बड़े समूह हैं। कौन कौन से समूह हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए आगे देखते हैं फिगर के माध्यम से। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1 नंबर है जीवाणु, दूसरा नंबर कवक, तीसरा नंबर शैवाल, चौथा प्रोटोजोआ और 5वां विषाणु। तो आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। 1 नंबर देखिए जीवाणु कैसे बनाया गया है। दूसरे नंबर में कवक है। फिगर के माध्यम से आइए देखते हैं। ये आपका कवक रहा। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, देखिए कैसे कवक है ये। और ये आपका जीवाणु, देखिए कितना खतरनाक जीवाणु है। और ये आपका रहा कवक। ठीक है दोस्त। उसके बाद से आपका है शैवाल। ये आपका रहा शैवाल, जो जल के अंदर, जो जल के सतहों पे या कुछ ऐसे सतहों पे रहते हैं शैवाल। ये देखिए कैसे हैं ये शैवाल।
उसके बाद से फिगर नंबर, इसी फिगर में सवाल के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ और विषाणु। तो आइए प्रोटोजोआ को देखते हैं। ये आपके रहे प्रोटोजोआ, फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये रहे आपके प्रोटोजोआ। तो देखिए कैसे खतरनाक प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ के बाद से है विषाणु, यानी ये आपके रहे 5 नंबर पे विषाणु, जो रेड कलर में है। ये आपके रहे विषाणु दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है जीवाणु। जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु कैसे उत्पन्न हुए, इनका नाम कैसे पड़ा, किस वैज्ञानिक ने इनका नाम रखा और कहलाते जीवाणु क्यों है। सर्वप्रथम एहरबर्ग 1829 ने सूक्ष्म जीवों को जीवाणु का नाम दिया। एहरबर्ग जो हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1829 में एक सूक्ष्म जीवों को, जो सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनको जीवाणु का नाम दिया था। किसने? एहरबर्ग ने 1829 में। इसको सबसे मोस्ट है, इसको याद रखिएगा कि जीवाणु का नाम सर्वप्रथम किसने रखा। तो एहरबर्ग ने 1829 में। किस देश का है? तो हॉलैंड का। ये भी आता है ट्रिपिकल क्वेश्चन में कि जीवाणु का नाम किसने रखा। तो एहरबर्ग ने। किस सन में रखा? तो 1829 में। और किस देश का वो वैज्ञानिक था? तो हॉलैंड का। आइए आगे देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है जीवाणु शास्त्र कहलाती है। A.V. लीवनहाक को जीवाणु शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है आपका ट्रिपल का, 1 नंबर का, कि जीवाणु शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जीवाणु शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो A.V. लीवनहाक ने को जीवाणु शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु एक सरलतम और सबसे छोटा जीव है। बहुत से जीवाणुओं को उनके कार्यों से जाना जाता है, न कि उनकी आकृति से, जिसके लिए कई प्रयोग किए जाते हैं। आगे है वास स्थान, यानी रहने का स्थान, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ सभी जीव जंतु छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वास स्थान। जीवाणु की सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु सभी जगह पाए जाते हैं। ये जल, मिट्टी, वायु में और पौधों तथा प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। ये बर्फ और जल की गर्म धाराओं यानी 78 डिग्री सेल्सियस से में भी पाए जाते हैं। जीवाणु की संरचना। आइए अब इस संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु की संरचना हुई कैसे। जीवाणु एक कोशिकीय, यानी जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। अब एक और आता है हेडिंग कि बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। तो जो एक या एक से अधिक कोशिका से मिले उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव केवल एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें अविकसित केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में होता है। इनका आकार 0.2 से 100 माइक्रोन यानी 1 माइक्रोन इजकल टू 1/1000 मिलीमीटर के बीच होता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जीवाणु रसायन संश्लेषी होते हैं, जबकि कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम बगीचे की मिट्टी में 2 अरब 50 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक टॉपिक है दोस्त। आपको आश्चर्यचकित होगा कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम बगीचे की मिट्टी में, यानी 1 ग्राम जो बगीचे का मिट्टी है, उस मिट्टी में 2 अरब 50 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आइए जीवाणु की आकृति के बारे में देखेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, कि जीवाणु की आकृति कैसी है। आइए टॉपिक पे चढ़ते हैं। जीवाणु की आकृति। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु फर्स्ट नंबर गोलाकार, अंडाकार, स्पाइरल, विब्रियो।
फर्स्ट नंबर है गोलाकार। कोसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द कोकोज से हुई, जिसका अर्थ है एक कण। ये जीवाणु गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। ये आकार में सबसे छोटे जीवाणु हैं। इनमें से कुछ एक कोशिका के रूप में होते हैं, जबकि कुछ समूहों में या श्रृंखला के रूप में होते हैं। दूसरा नंबर है अंडाकार। यूनानी शब्द वैसिलस का अर्थ है छड़ यानी स्टिक। इन जीवाणुओं की आकृति छड़ या दंड के आकार की होती है। ये भी एक समूह या श्रृंखला के रूप में होते हैं। तीसरा हेडिंग है एस्पाइरल। एस्पाइरल यूनानी शब्द का एस्पाइरा का अर्थ है चक्र। ये जीवाणु चक्राकार या पेंचादार होते हैं। विब्रियो विब्रियो इन जीवाणुओं की आकृति अल्प विराम यानी कोमक की तरह होता है। आइए इस फिगर के माध्यम से देखेंगे इनके बारे में। ये देखिए, एक नंबर गोलाकार, दूसरा नंबर अंडाकार और तीसरा नंबर एस्पाइरल और चौथा नंबर विब्रियल। ठीक है दोस्त, इसी के माध्यम से आगे आइए बढ़ते हैं। अब ये गति यानी गति कैसे करते हैं। कुछ जीवाणु गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील यानी गति अवस्था में रहते हैं या गति करने वाले होते हैं, जबकि कुछ अगतिशील होते हैं। जो जीवाणु गतिशील होते हैं उन्हें बाल की तरह की संरचना होती है, जिसे पछाब कहते हैं। कुछ गतिशील जीवाणुओं की संरचना चाबुक की तरह होती है। चाबुक की तरह की संरचना को कसाब कहते हैं। ये अंग तैरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कसाब जीवाणु के प्रयोग के अनुसार उसके एक या दोनों सिरों यानी द्विध्रुवीय पर उपस्थित होते हैं। जीवन शैली लाइफ स्टाइल जीवाणु ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित दोनों प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक है जीवाणु, जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। जहाँ ऑक्सीजन मिले वहाँ भी जीवाणु रह सकते हैं और जहाँ ऑक्सीजन न मिले वहाँ भी जीवाणु रह सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला हेडिंग श्वसन। जिन जीवाणुओं की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन्हें ऑक्सी जीवाणु कहते हैं। यानी जिन जीवाणुओं को वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी जीवाणु। और जिन जीवाणुओं को वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं अनॉक्सी जीवाणु। आइए इसके बारे में देखते हैं। जिन जीवाणुओं को वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनॉक्सी जीवाणु। यानी उन्हें वृद्धि करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ जीवाणु दोनों ही प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। उन्हें जेकुलेटिव कहते हैं। अगला हेडिंग पोषण। पोषण के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, परपोषी जीवाणु और स्वपोषी जीवाणु। परपोषी जीवाणु बहुत से जीवाणुओं में पर्णहरिम नहीं होता है, इसलिए ये जीवाणु अपना भोजन साधारण पदार्थों से नहीं बना सकते, बल्कि ये अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। परपोषी जीवाणुओं को निम्नलिखित दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, परजीवी जीवाणु, मृतजीवी जीवाणु तथा सहजीवी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु। अगला हेडिंग है कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं करते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं करते हैं क्योंकि ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब अगला हेडिंग है प्रजनन। जीवाणु प्रायकायिक और अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ जीवाणु प्रजनन की लैंगिक विधि भी अपनाते हैं। सामान्यतः जीवाणु अलैंगिक विधि की द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। संतति कोशिकाएं एक कोशिका से बनती है। मृत्यु से पहले प्रत्येक संतति कोशिका वास्तविक कोशिका के आकार तक वृद्धि करती है। अगला हेडिंग बीजाणु।
जब वातावरण की परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तो कुछ जीवाणु विषाणु बीजाणु बनाते हैं। ये अंडाकार जीवाणुओं से बनते हैं। ये या तो केंद्र में बनते हैं या कोशिका भित्ति के पास बनते हैं। कोशिका द्रव सिकुड़ता है और गोल हो जाता है। इसके चारों ओर एक कठोर रचनात्मक आवरण बन जाता है। बीजाणु की संरचना जीवाणु कोशिका से अधिक जटिल होती है। यह उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु जल ग्रहण करते हैं और उपापचयी रूप से फिर सक्रिय हो जाते हैं। बीजाणु से जीवाणु बनने की प्रक्रिया को प्रजनन के बिना जनन कहते हैं। जीवाणु में वृद्धि दर। सभी सूक्ष्म जीवों में जीवाणु सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः तेज़ी से प्रजनन करते हैं। तो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें कि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। और इस आने वाले अगले वीडियो में प्रजनन के बारे में और जनन क्या है, प्रजनन क्या है। तो दोस्त, इस वीडियो को देखना ना भूलें, लास्ट तक देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। नमस्कार।